कश्मीर में पिछले दिनों में जो माइनॉरिटी किलिंग्स हुई है, उन किलिंग्स के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तोयबा बैक्ड आउट कश्मीर टेरर आउटफिट द रेजिस्टेंस फ्रंट को सौंपा जा रहा है। ये कहा जा रहा है एनआईए के ऑफिशियल्स के द्वारा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक ऑफशूट है लश्कर-ए-तोयबा की, उसे क्रिएट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि ऐसा लगे कि ये जो टेरर ग्रुप है ये इंडिजीनियस वन है और साथ ही में इस ग्रुप को रेगुलर सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान से। उसके अलावा आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी ये बयान दिया था कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पास मिली है और जो प्रीवियस रिकॉर्ड है टीआरएफ का, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि जो रीसेंट किलिंग्स हुई हैं घाटी में, उसके पीछे भी टीआरएफ का ही हाथ है। जब टीआरएफ के बारे में पूछा गया तो पुलिस का भी यही जवाब है कि लश्कर-ए-तोयबा का ही एक ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट है। और ये भी कहा गया कि जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग कश्मीर घाटी में भी रह रहे हैं, पुलिस उन्हें श्योर कर रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। लेकिन ये भी बताया गया कि जो सूत्रों का ये कहना है कि 2 टीआरएफ टेररिस्ट जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एज अब्बास शेख, जो टॉप कमांडर है लश्कर-ए-तोयबा के, और उसके अलावा सेल्फ क्लेम चीफ ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट और उनकी डिप्टी साकिब मंजूर को भी अगस्त में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें मार दिया था। और उसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये भी कहा गया कि ये जो 2 टेररिस्ट थे ये कई सारी पॉलिटिकल किलिंग्स में कश्मीर घाटी में इन्वॉल्व थे, जिसमें एडवोकेट बाबर कादरी भी, जिनकी हत्या पिछले साल की गई थी, उनकी किलिंग में भी इन्हीं टेररिस्ट का हाथ था। टीआरएफ को लेकर पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि कई सारे ग्रेनेड अटैक्स जो हैं वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर या अन्य जो टेरर क्राइम्स हुए हैं उसके पीछे भी द रेजिस्टेंस फ्रंट का ही हाथ है। और अभी सूत्रों का ये कहना है कि जितने भी अनार्म्ड पुलिसमैन हैं वो भी सॉफ्ट टारगेट्स हो सकते हैं टेररिस्ट के द्वारा। जिस तरीके से पिस्टल्स इस्तेमाल की गई हैं, ये बताया जा रहा है कि टीआरएफ अभी भी रिक्रूटमेंट कर रहा है आतंकियों की, और ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये भी न्यूली रिक्रूटेड टेररिस्ट का ही हैंडीवर्क है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले यही कि जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट है, हमने भी जिन ऑफिशियल से बात की थी, पूर्व डीजीपी कुलदीप खोड़ा, उन्होंने भी बार बार ये बात किया कि टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली पॉपअप करती हैं और ये दिखाने के लिए कि ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है these are not backed by Pakistan, when in actuality these are backed by Pakistan। ये जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं कैसे देखते हैं? 7 लोगों की निर्मम हत्या हुई और उस हत्या का कारण क्या है पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आतंकियों के मंसूबे जम्मू कश्मीर को लेकर, हमारे देश को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि उनके मंसूबे क्या हैं। जहाँ तक द रेजिस्टेंस फ्रंट का ताल्लुक है, द रेजिस्टेंस फ्रंट बेसिकली, आपको याद होगा पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा ने हमारे साथ बहुत पहले बातचीत में ये कहा था कि ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और ये बाकी जितने आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इन आतंकी संगठनों की जब कमर तोड़ी गई कश्मीर घाटी में एक्टिव हिज़्बुल मुजाहिदीन थी। हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था और उस हिज़्बुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े ग्रुप के बनने के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करनी शुरू की, उन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के नतीजे में वो पूरे का पूरा बुरहान वानी ग्रुप जो है उसको एलिमिनेट किया गया। फिर जाकिर मूसा का ग्रुप आया जिसने ख़ुद को ये कहा कि मैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट का नाम दिया ख़ुद को, और कश्मीर की इस्लामिक स्टेट अपने आप को कहा। थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं वो भी एक्टिव रहा, उसके एक्टिव रहने के बाद उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। फिर उसके बाद ये द रेजिस्टेंस फ्रंट बना और इस रेजिस्टेंस फ्रंट के बनने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली कोशिश है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की कि कोऑर्डिनेट करवाया जाए अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। हिज़्ब, लश्कर, जैश, ये सारे आतंकी संगठन जो हैं एक साथ मिलकर काम करें। क्यों? एक फौज जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले इनके ऊपर कर रही थी और उससे ये ग्रुप न्यूट्रलाइज होते जा रहे थे एक के बाद एक, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और इफ़ेक्टिवली जहाँ जिस जगह आतंकी हमला करना है उन इफेक्टिव आतंकी हमलों के लिए ये द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया गया है। लेकिन फ़ौज ने इस द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी नाकाम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस बधाई की पात्र है इसके लिए। अब आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर बड़े सारे ऑपरेशंस किए। जो भी नया आतंकवादी बनता है उसकी उम्र थोड़ी 6 महीने से ज़्यादा की तो अब उम्र भी नहीं है,
कि पहले तो आतंकवादियों की 2-2 साल 3-3 साल तो उम्र तो कम से कम इनकी होती थी, लेकिन अब जब ये बनते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जो लोग इन 7 हत्याओं के पीछे हैं ये भी मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन इनके न्यूट्रलाइज होने या न होने से वो जो इम्पैक्ट पड़ चुका है, जो असर पड़ चुका है इन किलिंग्स का, वो असर रिवर्स करने में समय लगेगा। असर क्या पड़ा? असर ये पड़ा है कि आज मेरे पास एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो बच्चे इस वक्त कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनमें से कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। हालांकि उसके नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, हस्ताक्षर होते तो मैं और ज़्यादा पुष्टि के साथ कहता कि उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है, सरकार से ये विनम्र विनती करी है कि जी आप एक काम करें, आप हमारी ट्रांसफ़र का बंदोबस्त करें, आप हमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, ट्रांसफ़र प्रमोशन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हमको भी ऑप्शन दें, अधिकार दें, क्योंकि हम इस तरह के माहौल में नहीं रह सकते हैं। आप करेंगे क्या? आपने हमें देखिए, एट द मोस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि जिन सिक्योर एकोमोडेशंस में इनको रखा गया है उन सिक्योर एकोमोडेशंस को और ज़्यादा सिक्योर करेंगे, लेकिन नौकरी करने तो जाना है, दफ्तर तो पहुंचना है। अब जहां पर इस तरह की टारगेटेड किलिंग होती है कि एक महिला प्रोफेसर को ढूंढने, एक महिला टीचर को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, एक टीचर को ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं, प्रिंसिपल को अंदर जाकर क्या कहते हैं गोली मार देते हैं, टीचर को अंदर जाकर गोली मार देते हैं। और तो मक्खनलाल बिंद्रू जो अपनी दुकान वहां पर चला रहे थे, उन्हें उन्हीं की दुकान पर गोली मार। ये सब चीज़ें जो टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो जांच कर रही हैं। लेकिन अभी तक की जांच में जो कुछ पुलिस के सीनियर लोग या जो पुलिस के पुराने डायरेक्टर जनरल DGPs हैं या पुराने ऑफिसर्स हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनसे बातचीत करते हुए ये बात मालूम पड़ी है, ये बात वो लोग कह रहे हैं कि ये किलिंग्स इसलिए की जा रही हैं ताकि खौफ, एक दहशत, एक डर पैदा कर दिया जाए उस इन्वेस्टर के अंदर, जो इन्वेस्टर कश्मीर घाटी में आकर इन्वेस्ट करना चाहता है। कुछ हद तक पॉसिबल भी हो पाया है ये सब, क्योंकि अभी जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कश्मीर घाटी से ही, सहाफ़ी हों या अन्य कश्मीर पंडित कम्युनिटी के वो प्रोमिनेंट लोग हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, जिनके परिवार कश्मीर में रह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 90s का दौर दोबारा आ गया है और एक और एक्सोडस शायद से अब देखने को मिले, जहाँ पर जो बची कुची कश्मीरी पंडित परिवार भी वहाँ पर रह रहे थे वो भी अब सोच रहे हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। नहीं, एक्सोडस की स्थिति तो नहीं आएगी। देखिए, एक्सोडस की स्थिति इसलिए नहीं पल्लवी आ सकती है क्योंकि 89 एक अलग दौर था, 89 एक अलग पीरियड था, 89 एक अलग सिचुएशन थी, 89 एक अलग स्थिति थी। 89 में आपको ये भी याद करना होगा, इतिहास में जब आप पीछे चले जाएंगे तो स्थायी सरकार नहीं थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट आपके पास केंद्र में नहीं थी। आपके पास उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट कमज़ोर थी। आपकी जो स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट बनी वो 91 में बनी, लेकिन वो 91 की गवर्नमेंट भी कौन सी गवर्नमेंट थी? जो अपेंडिजेस पर थी कि दाएं बाएं से 4-5 पार्टियों का समर्थन था तो आपकी सरकार थी। तो ऐसी सरकारों के लिए कोई बड़ा फैसला लेना, कोई सख्त फैसला लेना संभव नहीं हो पाता क्योंकि इन्हें अलायंस पार्टनर से पूछना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल 303 मेंबर पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट है और इस 303 मेंबर पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट को कोई भी फैसला लेने के लिए किसी भी पार्टी से स्वीकृति लेने की या किसी भी पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस नॉट से दैट दिस वी विल गो बैक टू 90s, क्योंकि लोगों को ये आदत हो चुकी है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो फौरन कहना शुरू कर देते हैं 90 से हालात हो गए। 90 में हालात बिल्कुल अलग थे। 90 में हमारे बॉर्डर्स पर इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी जिस तरह की सिक्योरिटी आज है। 90 में इतना हथियार, अब 90 में जितना हथियार अंदर आ चुका था आज उसके कंपैरेटिवली वो हालात नहीं है। आज बेटर सिक्योरिटी नेटवर्क है, आज बेटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। आज तो हालात यहाँ तक हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 90s की अगर आप बात करेंगे तो मिलिटेंट की उम्र होती थी कोई, एक टेररिस्ट की उम्र होती थी कोई, लेकिन आज टेररिस्ट की कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। आप आज टेररिस्ट बनेंगे तो आपको क्या कहते हैं हफ्ते के अंदर अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जो लोग ये TRF बने हैं, जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं, जिन लोगों ने इन मासूमों को शहीद किया है, तो आपको क्या लगता है कि दे विल लिव फॉर लॉन्ग? दे विल नॉट लिव फॉर लॉन्ग। दे विल बी, आई थिंक दे विल बी किल्ड इन नेक्स्ट 7 to 10 days और एट द मैक्स 15 days। इससे ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बड़ी बात बोली कि सरकार को इंश्योर करना होगा कि जिस चीज़ पर इन लोगों ने प्रहार करा है, प्रहार इस बात पर करा है कि एक तो माइनॉरिटीज़ कि वो खौफ में अगर आ जाती हैं वो पलायन करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वेस्टर कौन होगा?
कौन इन्वेस्ट करने कश्मीर घाटी में आएगा? आतंकवादियों की नज़र उस चीज़ के ऊपर है, टेररिस्टों की नज़र उस चीज़ के ऊपर है। तो इससे क्या खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डर पैदा करने ये की भी कहा कोशिश जा की रहा जा है रही कि है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही जो कोशिशें थी कश्मीर में हर एक चीज़ नॉर्मल दिखाने की, उस नॉर्मल को भी जो है कम्प्लीटली नेगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि स्कूल में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी जो खबरें आ रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो 15 अगस्त को जिस तरीके से स्कूल में हुआ वो भी people are expecting a kind of people are expecting a very ideal situation. लोग बहुत एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल होंगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी। आप क्या एक एक आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, अगर आप अब 2 टीचर हमारे शहीद हुए हैं, कितना बड़ा टीचर्स का नेटवर्क है, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हर एक के साथ एक फौजी लगा देंगे, या इन शहादतों के बाद डर जाएंगे और डर के हम लोग ये कहेंगे कि नहीं जी अब वी विल रोल बैक, ये सारी चीज़ें हम रोल बैक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस किलिंग के बाद, इन शहादतों के बाद हमको ये इंश्योर करना है, सरकार को ये इंश्योर करना है, सिक्योरिटी ग्रिड को ये इंश्योर करना है कि जिन लोगों ने ये किया उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, कौन ऑपरेट कर रहा है इन मॉड्यूल्स को, कहां से ये ऑपरेट हो रहे हैं मॉड्यूल्स, कैसे ये ऑपरेट हो रहे हैं मॉड्यूल्स, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, उस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करना और इन मॉड्यूल्स को बस्ट करना। और नंबर 3, इंटेलिजेंस, एक गोरिल्ला वारफेयर में इंटेलिजेंस गैदरिंग आपकी कितनी भी कमाल की हो, लेकिन आप एक आधी चूक यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट एंड एंटिसिपेट। ये हर एक काबिल पुलिस वाला आपको बताएगा कि आप जानते हैं गोरिल्ला वारफेयर है। एक आदमी के जेब में बंदूक है, मैं यहां पे खड़ा हूं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यहां से एक आदमी निकलता है मुझे गोली मार देता है। इफ समबडी कम्स एंड ही शूट्स मी डेड, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब यहां पे हमें तो नहीं ना पता कि हु इज कैरिंग अ गन। सो या तो आपको सारी की सारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको घर घर कॉम्बिंग ऑपरेशन करना है, एक एक आदमी को आपने तलाशना है, एक एक आदमी की जेब आपने टटोलनी है। वो करना शुरू करेंगे तो उस पर भी हंगामे होने शुरू हो जाते हैं, उस पर भी फोटोग्राफ खींचने शुरू हो जाते हैं, AP और BP और पता नहीं कहाँ कहाँ पे फोटोग्राफ आने शुरू हो जाते हैं कि देखिए जनाब फ्रिस्किंग कराई जा रही है, लोगों के हाथ खड़े करवाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हुई। और सेकेंडली वन मोर थिंग, नामालूम बंदूक बरदार, अननोन गनमैन। क्या अननोन गनमैन का टर्म है? क्या अननोन गनमैन? कोई अननोन गनमैन नहीं है। दीज आर टेररिस्ट. It is clear that these are terrorists. When a terror organization is claiming responsibility. Even if they do not claim responsibility, it is a terror organization which is doing it. अब्दुल गनी लोन के केस में क्या हुआ था? अब्दुल गनी लोन जिस वक्त उनको गोली मारी गई उस टाइम क्या कहा गया, ये किनका काम है? और बाद में उनके सुपुत्रों ने क्या कहा कि कौन था उसके पीछे? सैयद शुजात बुखारी को जब शहीद किया गया क्या कहा गया कि कौन लोग हैं, और उसके बाद कौन लोग निकले उसके पीछे? जब जामिया मस्जिद के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को लिंच किया गया, शहीद किया गया, क्या कहा गया कौन लोग हैं उसके पीछे, और बाद में कौन लोग निकले उसके पीछे? उसके अलावा अन्य कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको शहीद किया गया, जिनको गोली मारी गई, जिस टाइम गोली मारी गई तब क्या कहा गया कौन है इसके पीछे, और बाद में जब पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद क्या निकला? हमको एज ए समाज, कश्मीर के लोगों को एज ए समाज एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि देयर कैन नॉट बी 2 ऑप्शंस, देयर विल नेवर बी 2 ऑप्शंस। कि आप एक तरफ से ये कहेंगे कि हमको आज़ादी की जंग भी लड़नी है और दूसरी तरफ से ये भी कहेंगे कि जनाब जुल्म हो रहा है। अब आप मुझे बताइए क्या कसूर था इस लेडी का? ये एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसका क्या कसूर था? इसके परिवार के लोगों का क्या कसूर था? क्या कसूर था उस बेचारे नौजवान का, कश्मीरी पंडित का क्या कसूर था? दीपक जी का क्या, मतलब क्या कसूर था शहीद दीपक का? कसूर सिर्फ उसका इतना था कि वो रोजी रोटी के लिए कहाँ पहुँच गया? कश्मीर पहुँच गया। कसूर सिर्फ उसका ये था कि वो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस स्कूल में बच्चों तक रोशनी पहुँचाने के लिए वहाँ पहुँच गया। सुपिंदर क्या कसूर था प्रिंसिपल साहिबा का? उनका कसूर भी यही था ना कि उन्होंने भी वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम के लिए वो लोग वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद समाज के तौर पर हम लोगों को शर्म भी नहीं आती। कहाँ गए वो आज? कहाँ गए वो आज? एंड ऑफ एन एरा वाले लोग। क्यों नहीं सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती? सरकार ने क्यों लंबी क्या कहते हैं रस्सी छोड़ रखी है? एंड ऑफ एन एरा वाले लोग कहाँ गए? वो लोग जिन लोगों को उस वक्त तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि एक अलगाववादी नेता का जनाजा जो है वो सरकार ने होने नहीं दिया, कहाँ गए वो लोग आज? इसीलिए उस दिन भी मैंने ये कहा था कि एक अलगाववादी नेता के मरने के बाद मैंने ये बात कही थी कि वो सोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस सोच ने कितने घर कश्मीर में यतीम कर दिए, जिस सोच ने कितने घरों में
तबाही, कितने कश्मीर के कितने घरों में तबाही करवाई, इन सब चीज़ों का संज्ञान सरकार को लेना होगा। और कश्मीर के आम समाज को भी, सिविल सोसाइटी को भी इस बात को समझना होगा कि इफ़ यू हैव अ कॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, बट व्हेन देयर इज अ पर्सन हु हैज नो कॉज, एक आदमी अपनी नौकरी करने के लिए कश्मीर गया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके कॉज के साथ, आप क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, आपकी क्या परेशानी है, उसको कोई लेना देना उसके साथ नहीं। लेकिन एक नौजवान उठता है, जाकर गोली मार देता है उसको, किस चीज़ के लिए? और बाद में उसकी जस्टिफिकेशन क्या आती है? जस्टिफिकेशन ये आती है कि जनाब इन्होंने क्या कहते हैं 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ाया था यहाँ पर। 15 अगस्त के दिन झंडा नहीं चढ़ाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे वहाँ पर? और झंडा चढ़ाने के ऊपर इतनी तकलीफ क्यों, इतनी परेशानी क्यों? ये सब चीज़ों के ऊपर कश्मीर के समाज को सोचना है कि ये कौन लोग हैं जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और इन सभी इंसिडेंट्स को अब अनंतनाग में जो किलिंग हुई है उसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारी बातें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसे भी प्रेजेंट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है क्या ये बदला लेने की कोशिश की जा रही है या इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैंने आपको पल्लवी जी सीधी एक बात बताई, एक अमानवीयता की, इनह्यूमैनिटी की, बर्बरता की, इससे बड़ी मिसाल क्या मिल सकती है कि एक बिहार से या देश के किसी भी कोने से एक गरीब बच्चा उठ के आता है और अपना रेड़ा श्रीनगर में लगाता है। ये कैनाल रोड पे इतने सारे बच्चों ने रेड़े लगा रखे हैं। ये लोग शौक से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। कोई भी अपने घर से बाहर शौक से नहीं निकलता। अगर घर में बैठे बैठे मिल जाए ना तो लोग पूरा दिन बैठकर टेलीविज़न देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। किसी को घर से बाहर निकलने का शौक नहीं होता। एक गरीब माँ का बच्चा एक कोने से निकलकर कश्मीर पहुंचा और उसको वहाँ पर गोली मार दी गई। कहा गया कि ये उसको लेकर भी कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, शायद कहा गया है कि ये इन्फॉर्मर था या क्या था, मुझे नहीं पता। यानी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आप घर से निकले हैं, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों पर यकीन करके यहाँ पहुँचे और आप बाद में जम्मू कश्मीर के लोग, कई बार आपने सुना होगा कश्मीर के लोग जो हैं, वैसे तो कश्मीर चूँकि पूरी दुनिया में बिकता है, ट्विटर पर बड़े ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, फ़ौरन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बड़ी बार जब कहीं कोई यूपी में, बिहार में कोई हादसा हो जाए तो फ़ौरन आ जाती है एक जमात, जनाब देखिए क्या हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। क्या जो ये बच्चा, ये रेड़े वाला जिसकी शहादत कश्मीर में हुई है, जिसको गोली मारी गई है कश्मीर में, बताइए इसकी माँ को पूरी ज़िंदगी अब क्या याद रहेगा? इसको जब कोई ये कहेगा कश्मीर, तो उसकी माँ क्या कहेगी? क्या छवि रहेगी इस माँ के दिमाग में कश्मीर की? यही पूरे देश के साथ हुआ है, यही पूरे देश के लोगों के साथ हुआ है, यही जम्मू के साथ हुआ है, कश्मीर के कई इलाकों, कश्मीर में हुआ है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि लोग शहीद हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं। और लोगों की जानें किस चीज़ के लिए गई? कुछ तो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए और कुछ सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो वहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो कश्मीर में कर रहे थे। ठीक है? और डर खौफ पैदा करने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। और ये जो, जैसे मैंने आपको ये वाली हरकत बताई, ये जो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्रूरता का, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं नफ़रत का, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि एक इंसान के अंदर कितनी नफ़रत है, इंतहा क्या है नफ़रत की, कि उसको एक गरीब रेड़े वाले में अपना दुश्मन नज़र आता है, उसको एक स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद के अंदर अपना दुश्मन नज़र आ रहा है, उसको एक डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित, रेफ्यूजी कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी पंडित जिनको रातों रात कश्मीर से भागकर उधमपुर, जम्मू और न जाने कहाँ कहाँ आकर बसना पड़ा और वहाँ पर उन लोगों ने कलम उठाई, तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया, पढ़ाई इतनी की, अपनी काबिलियत के बलबूते पर दोबारा जाकर कश्मीर में नौकरी करने लगे। और मिला क्या उनको? आज वो, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, ये थोड़ी देर पहले हम अफसोस कर रहे थे, हम लोग गए थे जब भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर की शहादत हुई थी, हम उसके घर गए थे। क्या कहानी हमको वहाँ सुनने को मिली, हमको देखने को मिला कि उसका एक ऑलरेडी वहाँ पर घर में जो अपाहिज भाई है, हमको वहाँ सुनने को मिला कि ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले उनके पिताजी की मौत हुई है। वहाँ देखने को मिला कि माँ बेसहारा हो चुकी है, उसकी बीवी बेसहारा हो चुकी है। ही वॉज अ सोल ब्रेड अर्नर। कहानी खत्म हो गई। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम सबको भूल गया, सरकार को भूल गया, सबको भूल गया, हो गया।
और यही सब तो होता रहा है आज तक। मुझे लगता है जो टीआरएफ ने इस बार किया है, इट इज अनपार्डनेबल सिन, अनपार्डनेबल सिन। सिक्योरिटी एजेंसीज शुड नॉट टेक इट लाइंग डाउन, दे शुड गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू इट, और कश्मीर के समाज को उठ खड़ा होना होगा। ये उनके पास एक समय है, 1989 के बाद एक समय उनको मिला, एक वक्त मिला है दोबारा से पूरे समाज को, आतंकियों को और आतंकियों के समर्थकों को ये बताने का कि एनफ इज एनफ। हमारे समाज में आपके लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रही है। ये उनको कहना होगा इन सब लोगों को, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे और आज भी चुप्पी साधे रहेंगे और इस कहानी के पीछे रहेंगे कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में तो बंदूक है, तो फिर बात बनेगी नहीं। क्योंकि आज अगर समाज, जब किसी भी जगह समाज उठ खड़ा होता है, समाज ये तय कर लेता है कि हमको अब आतंकवादियों को अपने यहाँ पनपने नहीं देना है, हमको अब आतंकवादियों को अपने यहाँ जगह नहीं देनी है, कोई आज़ादी की कहानी नहीं, कोई दूसरी कहानी नहीं, हम भारतीय हैं, यही हमारी पहचान है और इसी पहचान के साथ हमको जीना है, मरना है और इसी पहचान के साथ हमको आगे बढ़ना है। जब आप मन में और आपके दिमाग में ये सोच घर कर जाती है, उसके बाद आपके लिए सब कुछ करना आसान हो जाता है। ये कश्मीर के समाज को करके दिखाना होगा। ये जो टाइमली देखते हैं हम लोग कि लोग जाते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे के, फिर रोना और फिर उसके बाद IBN पे खबर और फिर दाएं बाएं खबर कि देखिए जी समाज के सारे लोग आए, वो वहाँ पर बैठे रहे और ये हुआ। समाज के लोग तो आए, समाज के लोग तो बैठे, लेकिन समाज के लोग उस माँ को वो बेटा वापस नहीं दे सकते। समाज के लोग वो गरीब रेड़े वाले को, उसकी माँ को वापस नहीं कर सकते हैं। समाज के लोग, ये जो प्रिंसिपल साहिबा शहीद हुई हैं, ये उस घर को वापस नहीं कर सकते हैं। समाज के लोग, वो और 4 लोग जो शहीद हुए हैं, उन 4 लोगों को, इन परिवारों को वापस नहीं कर सकते हैं। समाज के लोग इनमें से किसी भी आदमी को बदल नहीं सकते। और 4 दिन लोग अफसोस करने आते हैं, 5वें दिन के बाद ये उसी इंसान को पता होता है जिसके घर से उसका सहारा चला जाता है कि ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल काम है, ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल काम है और ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाना कितना मुश्किल काम है। बड़े प्लान लोगों ने किए होते हैं, या मैंने इतने सारे प्लान कर रखे थे। एक बीमारी आई, 10 दिन तक निचोड़ के रख दिया मुझे, मैं कुछ नहीं कर सका, सारे प्लान इधर से उधर और उधर से इधर हो गए। 10 दिन तक आपको क्या कहते हैं, बिस्तर से हिलने नहीं दिया बीमारी ने। तो कहने का मतलब ये है कि यू प्लान थिंग्स, आप अपनी सोच के हिसाब से बड़ा कुछ प्लान किया होता फैमिलीज ने। और जब ये आतंकी इस तरह की वारदातें करते हैं और आम इंसानों को अपनी वारदात का निशाना बनाते हैं, तो हम और आप समाज के तौर पर जाकर अफसोस तो कराते हैं, कहानी तो कराते हैं, स्टोरी तो कराते हैं, लेकिन जिस घर का जाता है, ये उस घर में की हिम्मत है, उसकी ताकत है, उसकी जुर्रत है कि वो घर दोबारा खड़ा होता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार ये कहानियाँ नहीं करेगी। अब कहानियाँ बहुत हो गई, कहानियाँ सुन ली हमने, और हम ये भी समझते हैं गोरिल्ला वारफेयर है, इसमें ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है दैट अ वे आउट कैन नॉट बी फाउंड। टीआरएफ जिसको लेकर एनआईए का भी ये कहना है कि इट इज़ द फेस सेविंग विंग ऑफ आउटलॉ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहा जा रहा है कि जितनी भी किलिंग्स अभी कश्मीर घाटी में हुई है, टीआरएफ इज़ टू ब्लेम, और साथ ही में लश्कर-ए-तोयबा की ही ऑफशूट इस टीआरएफ को माना जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कहना है कि हमारे पास लीड्स तो हैं और मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि हु वर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज किलिंग्स इन कश्मीर। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन लोग थे इनके पीछे, और उन आतंकवादियों का खात्मा भी जल्द से जल्द किया जाएगा।